हेलो फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी को पता है जो आपका नेक्स्ट सीटेट का एग्जाम है जो कि 7 जुलाई को होने वाला है, इसके लिए हम लोग यहाँ पर सीडीपी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर देखने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन। यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्निहित विचार है। देखिए जो इंक्लूसिव एजुकेशन है वो क्या कहती है कि हमें सभी प्रकार के बच्चों को इंक्लूड करके समाहित करके एजुकेशन देनी है, चाहे बच्चा श्रवण बाधित हो या फिर चाहे बच्चा दृष्टि बाधित हो, वंचित पृष्ठभूमि से हो, ठीक है, चाहे उसको कोई फिजिकल डिसेबिलिटीज हो या फिर जो है बच्चा गिफ्टेड हो, हम सभी प्रकार के बच्चों को क्या करेंगे, इंक्लूड करके समाहित करके एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे और नियमित विद्यालय में ही भेजेंगे। ठीक है, बट एजुकेशन बच्चों को कैसे देंगे, एज पर नीड। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। एज पर नीड एजुकेशन की बात कौन करती है, यानी कि समता पर आधारित एजुकेशन की बात कौन करती है, समावेशी शिक्षा। ये क्या कहती है कि फॉर एग्जांपल अगर बच्चा दृष्टिबाधित है तो हम क्या करें, उसके अकॉर्डिंग उसको चीज़ें प्रोवाइड करें। ठीक है, यानी एज पर नीड का मतलब बच्चे की आवश्यकता के अनुसार उसको चीज़ें प्रोवाइड करना। ठीक है, अगर दृष्टिबाधित बच्चा है तो ऐसे में उसके सामने जो ब्रेल लिपि जो स्पर्श करने वाली चीज़ें हैं वो दे सकते हैं। अगर बच्चा श्रवण बाधित है तो ऐसे में उसके सामने चित्रात्मक चीज़ें प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपको क्या दे रखा है, बच्चों को उनकी योग्यता के आधार पर पृथक करना और व्यावसायिक प्रशिक्षण का प्रबंधन करना। देखिए मैंने अभी आप लोगों को बताया कि बच्चे के अंदर कैसे भी योग्यता हो, ठीक है, अगर बच्चा जो है सीखने में असक्षम है या फिर उसको सीखने में कहीं पर प्रॉब्लम आ रही है तो हम क्या करें, उसकी हेल्प करें, उसके अकॉर्डिंग उसको चीज़ें प्रोवाइड करें। ठीक है, उसका पृथक्करण नहीं करना है। तो यहाँ पर पृथक करना दे रखा है तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। बच्चों की अक्षमता के आधार पर उनकी सीमाओं की पहचान करने के लिए उन्हें नामांकित करना। देखिए बच्चों को नामांकित, लेबलिंग नहीं करनी है उनकी। ठीक है, हमें सभी प्रकार के बच्चों को इंक्लूड करना है, समाहित करना है। अलग अलग अक्षमताओं वाले बच्चों के लिए विशिष्ट शैक्षिक संस्थानों का प्रावधान करना। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जो समावेशी शिक्षा है वो क्या कहती है कि हमें नियमित विद्यालय में ही बच्चों को भेजना है, बट एज पर नीड एजुकेशन देनी है, बच्चे की जरूरत के अकॉर्डिंग उसको चीज़ें प्रोवाइड करके। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन भी नहीं होगा। दार्शनिकता है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार है, बिल्कुल सही बात। तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर जो है हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका यहाँ पर, प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकताओं को किस प्रकार संबोधित किया जा सकता है, चुनौतीपूर्ण कार्य और निरस्ता दूर करने के लिए क्रियाकलाप देकर। बिल्कुल सही बात। देखिए जो बच्चा गिफ्टेड होता है, ठीक है, यानी कि प्रतिभाशाली जो बच्चा होता है, बच्चों को कैसे कार्य देने चाहिए, चुनौतीपूर्ण कार्य देने चाहिए। ठीक है, चुनौतियों से भरे कार्य देने चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर इन बच्चों को सामान्य बच्चों की तरह ही हम कार्य देंगे तो ये बच्चे क्या करेंगे, क्लासरूम में बोरियत फील करेंगे, निरस्ता फील करेंगे। क्योंकि एक बच्चा जो है, जो सामान्य बालक है, वो किसी क्वेश्चन को मान लीजिए कि 10 मिनट में सॉल्व करा है, तो वहीं पर जो गिफ्टेड चाइल्ड होगा इसको जो 1 मिनट में ही सॉल्व कर सकता है। ठीक है, तो अगर हम इन बच्चों को चुनौतीपूर्ण कार्य नहीं देते तो ये बच्चे क्लासरूम में बोरियत फील करने लगते हैं, निरस्ता फील कर लेते हैं, क्योंकि इनके अंदर हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल होती है। ठीक है, तो ये बात आपके यहाँ पर सही है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वे प्रश्न देकर जिनमें अभिमुखी चिंतन की आवश्यकता, अभिमुखी यानी कि यहाँ पर जो है कन्वर्जेंट थिंकिंग की बात हो रही है, हमें अभिमुखी यानी कि अभिसारी चिंतन को बढ़ावा नहीं देना है, अपसारी चिंतन को बढ़ावा देना है, जिसमें बच्चा कई डायरेक्शन में चीज़ों को सोच पाए। जो क्रिएटिविटी होती है इसका संबंध भी किससे होता है, अपसारी चिंतन से, डाइवर्जेंट थिंकिंग से। तो ये भी नहीं होगा आपका यहाँ पर। प्रश्न हल करने के लिए विशिष्ट निर्देश उपलब्ध करा कर। देखिए इन बच्चों को निर्देश की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि इनकी तो जो है थिंकिंग बहुत ही हाई लेवल की होती है, उच्च स्तरीय इनके अंदर जो है थिंकिंग स्किल होती है, तो इनको निर्देश की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, रटने पर आधारित परीक्षा देकर। देखिए बच्चा रटता नहीं, चीज़ों को समझता है। ठीक है, और इनके अंदर मैंने अभी आप लोगों को बताया कि उच्च स्तरीय जो है संज्ञानात्मक क्षमताएं होती हैं, जिससे कि ये क्या करते हैं, कई क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन करते हैं। तो ये भी आपका नहीं होगा। और रटन पद्धति को बढ़ावा नहीं देना है, ये बात आपकी एनईपी भी कहती है और एनसीईआरटी भी कहता है। नेक्स्ट है, पठन वैफल्य बच्चों की पहचान किस प्रकार की जा सकती है, उनके सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ को जानकर। देखिए पठन वैफल्य का यहाँ पर किससे मतलब है, डिसलेक्सिया से। डिसलेक्सिया में क्या होता है, बच्चों को मिरर इमेज दिखाई दे, जैसे कि वाच को बच्चा यहाँ पर सा पढ़ सकता है, या फिर 21 को जो है 12 पढ़ सकता है, बी को डी पढ़ सकता है। ठीक है, तो एक तरीके से रिवर्स इमेज बच्चों को दिखाई देती है यहाँ पर। ठीक है, और पढ़ने संबंधी एक प्रकार का विकार होता है।
तो यहाँ पर दे रखा है उनके सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ को जानकर। देखिए जो जिस बच्चे को डिस्लेक्सिया होगा यानी पठन विकार होगा, ऐसा नहीं कि वो समाज में जो है घुल मिल नहीं पाएगा, समाज से लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा, अच्छे तरीके से कर सकता है, ठीक है, बट उसको पढ़ने में प्रॉब्लम आती है, सामाजिक लोगों से संपर्क करने में नहीं। तो ये बात आपके यहाँ पर नहीं होगी। पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण द्वारा, देखिए ये बच्चा जो है जो डिस्लेक्सिया है ये सामान्य बच्चे के अंदर भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि इसके अंदर जो है इनका शारीरिक परीक्षण कराना पड़ेगा। ये एक पठन संबंधी विकार है, इसका शारीरिक विकास से कोई लेना देना नहीं है, तो ये आपका नहीं होगा यहाँ पर। उनके पढ़ने और लिखने की कौशलता के विश्लेषण से, बिल्कुल सही बात। जब बच्चे को पढ़ने में दिक्कत है तो आप वहाँ पर जो है उस चीज़ों को एब्जॉर्व करिए, न कि उसकी शारीरिक जांच करिए या फिर सामाजिक सांस्कृतिक चीज़ों के बारे में जानिए, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। उनके जटिल व उच्च स्तरीय समस्याओं को हल करने की क्षमता का आकलन करके नहीं, यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रतिकूल परिस्थितियों और वंचित पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली नहीं है। यहाँ पर फर्स्ट क्या दे रखा है, अधिगमकर्ताओं से बातचीत करके उनकी आवश्यकताओं और उनके सम्मुख आई चुनौतियों को समझना। ये बात तो सही है, ये तो प्रभावशाली पद्धति एक होगी, ठीक है, क्योंकि अगर जब हम बच्चे से बातचीत करते हैं, ठीक है, उनको किस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है, अगर इन चीज़ों को समझते हैं, जब एक टीचर जो है बच्चे से इमोशनली रूप से संवेगात्मक रूप से कनेक्ट होता है, तो वहाँ पर बच्चा जो है अपने टीचर के साथ में सारी प्रॉब्लम को शेयर करता है, ठीक है, और बच्चे को लगता है कि उसको महत्व दिया जा रहा है, ठीक है, और देना भी चाहिए। तो ये क्या होता है, एक प्रभावशाली पद्धति होती है। और यहाँ पर पूछा है कौन सी प्रभावशाली पद्धति नहीं है, तो फर्स्ट तो नहीं होने वाला आपका। नेक्स्ट क्या दे रखा है, अधिगमकर्ताओं को विद्यालय के बाहर ट्यूशन पढ़ने के लिए कहना जिससे कि अध्यापक को उन पर ध्यान न देना पड़े, ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, विद्यार्थियों को संतुलित चुनौतीपूर्ण लक्ष्यों के लिए अभिप्रेरित करना और उपयुक्त शिक्षण सहायता उपलब्ध कराना, बिल्कुल सही बात है। फोर्थ भी देख लेते हैं यहाँ पर, कार्यकलापों के लिए सहयोगी समूह बनाने और विद्यार्थियों को एक दूसरे का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित करना। देखिए तीनों ही बातें सही हैं, है ना। यहाँ पर फर्स्ट भी सही है आपका, थर्ड भी सही है और फोर्थ भी सही है। ये तीनों ही क्या है, एक प्रभावशाली पद्धति है। बट कौन सी प्रभावशाली पद्धति नहीं है, बच्चों को ट्यूशन कराना, ठीक है, जिससे कि अध्यापक को ध्यान ना देना पड़े। तो यही बात जो है सही नहीं है और यही आपका यहाँ पर पूछ रखा है, तो यही प्रभावशाली पद्धति नहीं है। तो सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका यहाँ पर, बच्चे के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और संवैगिक अवस्था का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये तो देखिए यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि अगर बच्चा जो है शारीरिक रूप से स्वस्थ है तो वो इस इमोशनली रूप से भी क्या करता है, खुद को अच्छा फील करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि जब आपकी तबीयत खराब होती है, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, इमोशनली रूप से भी, संवेगात्मक रूप से भी अच्छा फील नहीं कर पाते। वो चीज़ क्या करती है, आपकी लर्निंग को प्रभावित करती है, ठीक है। आप सही तरीके से चीज़ों को सीख नहीं पाते हैं, आपका कहीं पर ध्यान नहीं लगता है ना। तो जो हमारा शारीरिक स्वास्थ्य होता है ये क्या होता है, हमारे संवेग से संबंधित होता है। मैंने एक चीज़ बताई थी आप लोगों को अपने प्रीवियस वीडियो में कि जो हमारा विकास होता है, इसके कितने डोमेन होते हैं, 4 PCSC से मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया हुआ था। यानी जो हमारा शारीरिक विकास होता है, जो हमारा संज्ञानात्मक विकास होता है, जो सामाजिक विकास होता है और जो इमोशनल यानी कि संवेगात्मक विकास होता है, ये चारों पक्ष क्या होते हैं, आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं। एक पक्ष दूसरे पक्ष को प्रभावित करता है। अगर आपका शारीरिक विकास अच्छे तरीके से नहीं हो पाया तो कहीं ना कहीं वो चीज़ आपके संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करेगी। अगर आपका संज्ञानात्मक विकास अच्छी तरीके से नहीं हो पाया तो कहीं ना कहीं वो चीज़ आपके सामाजिक विकास को प्रभावित करेगी, आपके संवेगात्मक विकास को प्रभावित करेगी। तो चारों पक्ष क्या होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं, एक पक्ष दूसरे पक्ष को प्रभावित करता है। तो देखिए यहाँ पर दे रखा है कि कोई की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, बिल्कुल सही बात। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जो शारीरिक स्वास्थ्य होता है वो क्या होता है, और जो संवैगिक अवस्था होती है, इन दोनों की क्या होती है, एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। का कोई आपसी संबंधी होता है कि भूमिका नगण्य है, ये तीनों बातें तो एक ही दे रखी है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, आपसी संबंध नहीं है, भूमिका नगण्य, तो तीन तो आपके आंसर यहाँ पर हो नहीं सकते, आंसर तो एक ही होगा। तो इससे भी हमें पता चल गया कि हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट है, अब देखिए इस तरीके के जो क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम में अभी ज़्यादा आने लगे हैं। कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापिका को विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए
वे अपने मनोभाव और अभिप्रेरणों को सुव्यवस्थित कर पाएँ, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, एक टीचर के रूप में बच्चों की हेल्प करनी चाहिए जहाँ पर उनको ज़रूरत हो। विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर वर्गीकृत और नामांकित करके उनके योग्यता आधारित समूह बनाने चाहिए। देखिए, जो वर्गीकृत शब्द है और जो नामांकित शब्द है, दोनों ही क्या आपके सीटेट के एग्जाम के लिए एक निगेटिव टैग वर्ड है। ठीक है, बच्चों को वर्गीकृत नहीं करना है, नामांकित यानी कि उनकी लेबलिंग नहीं करनी है, क्योंकि जो इंक्लूसिव एजुकेशन है वो क्या कहती है, सभी बच्चों को इंक्लूड करके समाहित करके एजुकेशन देने की बात करती है। तो ये तो आपका यहाँ पर नहीं होने वाला। ठीक है, सेकंड हो गया आपका यहाँ पर गलत। फिर थर्ड क्या दे रखा है, विद्यार्थियों में संवाद और परिचर्चा को प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे वे बहुपरिप्रेक्ष्य करने में सशक्त हो। बिल्कुल सही बात है, विद्यार्थियों में चर्चा संवाद को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए। इसके बाद लेव वाइगोस्की भी करते हैं। ठीक है, फिर फोर्थ क्या दे रखा है, कक्षा में विविधता की उपेक्षा करके शिक्षण की मानक विधियों को अपनाना चाहिए। देखिए, फोर्थ भी आपका यहाँ पर गलत दे रखा है, सेकंड और फोर्थ दोनों ही गलत है, क्योंकि यहाँ पर विविधता की उपेक्षा की बात हुई है, यानी विविधता को अनदेखा करना चाहिए। जो हमारे क्लासरूम में विविधता होती है, यानी कि बच्चे के अंदर भी होती है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इसके साथ साथ बच्चे के अंदर सामाजिक विभिन्नता होती है। ठीक है, क्योंकि हर बच्चा जो है अलग अलग समाज से होता है, अलग अलग कल्चर से होता है, अलग अलग बच्चे का धर्म होता है। तो हमें क्या करना चाहिए, इसका जो है इसको एक एसेट के रूप में, इसको एक संसाधन के रूप में देखना चाहिए, न कि इसको जो है देखा करना चाहिए या फिर इसको महत्व नहीं देना चाहिए। तो ये चीज़ आपकी गलत हो जाती है। हमको एक जो है संसाधन, एक रिसोर्स के थ्रू में इसका यूज करना है। जैसे कि हमारे भारत में क्या है, बहुत सारे जो है कल्चर के लोग रहते हैं, बहुत सारे समाज के लोग रहते हैं। तो ये क्या है, हमारे लिए अच्छी बात है, क्योंकि हमें नई नई स्किल्स सीखने को मिलती हैं। ठीक है, तो उसी तरह क्लासरूम में भी अलग अलग जो संस्कृति का बच्चा है, अलग अलग समाज का बच्चा है, ठीक है, वो क्या करता है, हर एक बच्चों को सीखने में प्रत्येक बच्चा हेल्प करता है। वहाँ से बच्चों की जो स्किल होती है वो बेहतर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड आपका राइट है और सेकंड और फोर्थ यहाँ पर गलत है। ठीक है, तो फर्स्ट और थर्ड किस ऑप्शन में दे रखा था, यहाँ पर आपको दे रखा था फर्स्ट ऑप्शन में। बाकी यहाँ पर फोर्थ तो आपका होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर उपेक्षा की बात की गई है, तो ये नहीं होगा आपका, और सेकंड भी आपका नहीं था। यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड राइट आंसर आपका हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्या है, अधिगम एक डैश और डैश प्रक्रिया है। देखिए, अधिगम क्या है, एक जटिल प्रक्रिया है और सक्रिय प्रक्रिया है। ठीक है, लीनियर नहीं होता है, ये एक रेखी नहीं होता है। तो रेखी वर्ड जहाँ पर भी है आपको कट कर देना है। निष्क्रिय भी नहीं होता है, तो ये भी नहीं होगा। फिर से सरल या रेखी बात एक ही है। अधिगम क्या होता है, जटिल और सक्रिय, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, कॉम्प्लेक्स और एक्टिव प्रोसेस होता है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापिका को अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषाई विविधता को डैश चाहिए। देखिए, मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जो बच्चा होता है, ठीक है, सामाजिक विभिन्नता भी क्लासरूम में लेकर के आता है, सांस्कृतिक भी, धार्मिक भी और भाषाई विविधता भी। ठीक है, तो हमें इसको क्या करना चाहिए, समझना चाहिए। ठीक है, इसको टालना नहीं चाहिए, ये नहीं होगा। उपेक्षित भी नहीं करना चाहिए, अनदेखा भी नहीं करना चाहिए, इसको एक संसाधन के रूप में यूज करना चाहिए। तो थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए डैश वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय डैश वातावरण के। तो कक्षा में प्रभावशाली अधिगम कब होगा, जब हम सहयोगी वातावरण की रचना करें। बच्चे जो है आपस में वाद विवाद करें, चर्चा करें, संवाद करें, ठीक है, एक दूसरे से। तो हमें सहयोगी वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय प्रतिस्पर्धी, यानी कि कंपटीशन वाले वातावरण के। ठीक है, ऐसा नहीं कि बच्चा कंपटीशन में ही लगा हुआ है, तो इससे तो बच्चे के अंदर हीन भावना डेवलप होती है, कंपटीशन की भावना आती है, जो कि बच्चों के अंदर नहीं करानी है। तो हमें बच्चों में सहयोगी कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए सहयोगी वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय प्रतिस्पर्धी वातावरण के। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर दे रखा है प्रतिस्पर्धिक, तो प्रतिस्पर्धिक हमें क्लासरूम में वातावरण की रचना नहीं करनी है, भयावह भी नहीं, और प्रतिस्पर्धिक फिर से दे रखा है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने के लिए प्रभावशाली पद्धति है। फर्स्ट क्या दे रखा है, पाठ उपलब्ध कराना, विशेषकर जब बच्चा कोई नया कौशल सीख रहा है। बिल्कुल सही बात, जब बच्चा कोई नया कौशल सीख रहा है, ठीक है, अगर उसको कहीं पर भी प्रॉब्लम आ गए, किसी स्टेप में प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, जैसे कि बच्चा कोई क्वेश्चन लगाना सीख रहा है, कोई न्यू क्वेश्चन आपने उसको बताया, वो सीख रहा है वहाँ पर, तो उसको क्या हो सकता है कि बच्चे ने कुछ स्टेप सॉल्व किए, उसके बाद में उसको जो है समझ नहीं आ रहा है कि अब क्या करें। तो आप क्या करिए, सिर्फ उस स्टेप पर आप बच्चों को हिंट दे दीजिए, संकेत दे दीजिए, ठीक है,
ताकि बच्चा जो उसके आगे के स्टेप है उसको खुद सॉल्व कर ले। ठीक है, आपको पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करके नहीं बताना है, सिर्फ हिंट देनी है बच्चों को। ठीक है, ताकि बच्चा जो है आगे के जो क्वेश्चन है, ठीक है, आगे के जो स्टेप्स है उनको खुद ब खुद सॉल्व कर ले। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। इसी को जो ले वाइगोस्की उन्होंने किसका नाम दिया, स्कैफ फोल्डिंग है, यानी कि पाड़ का। इसको हिंदी में अलग अलग नाम से जानते हैं, पाड़, ढांचा, आलम्बन। ठीक है, इंग्लिश में एक ही वर्ड है स्कैफ फोल्डिंग। सीखने से ज़्यादा कार्य पूर्ण करने पर बल देना। देखिए जो NEP है, NCF है, वो क्या कहता है कि हमें बच्चे के सीखने पर फोकस करनी है, उसके अंक पर नहीं। तो ये तो आपका नहीं होने वाला। वे कार्य देना जो बहुत सरल हो। देखिए बच्चों को सरल या फिर जटिल कार्य ज़्यादा नहीं देने हैं, बच्चे की जो है एज के अकॉर्डिंग बच्चे को कार्य देना है, या फिर बच्चे की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। प्रतियोगिताओं के लिए बहुत से अवसर उत्पन्न करना। देखिए बच्चों को सीखने के अवसर देने, प्रतियोगिताओं के नहीं। तो ये भी नहीं होगा आपका यहाँ पर। नेक्स्ट क्या है, बच्चे के चिंतन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में स्वयं अपने सिद्धांतों की रचना करते। ये बात जीन प्याजे भी कहते हैं कि बच्चा क्या करता है, अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। इसलिए जो जीन प्याजे बच्चों को क्या कहते हैं, एक्टिव कंस्ट्रक्टिविज्म, यानी ज्ञान का सक्रिय निर्माण करता कहते हैं। और इन्होंने बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट की भी संज्ञा दी है। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। बच्चे प्रत्ययों को स्वयं नहीं समझ सकते और अध्यापक की मूल भूमिका उन्हें जानकारी उपलब्ध कराना। देखिए जानकारी, सिर्फ ज्ञान को भरना, ये अध्यापक की भूमिका नहीं होती है। ठीक है, अध्यापक क्या करे, बच्चों को जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर हेल्प प्रोवाइड करे, उसको सीखने में हेल्प करे। टीचर क्या एज ए फैसिलिटेटर, सुविधादाता होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड नहीं होगा। बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में सक्रियतापूर्वक सोचते हैं और उनमें अन्वेषण, छानबीन की लालसा होती है। ये बात भी सही है आपकी। ठीक है, सॉरी यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ रखा था कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो ये तो आपका सही था, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा आपका यहाँ पर। ये भी सही था, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। बच्चे अपने आसपास की वस्तुओं को जाने के जन्मजात जिज्ञासु होते हैं। सही बात है, बच्चे क्या होता है, जन्मजात ही जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है। हर बच्चा जो है सीख सकता है चीज़ों को, अपने पात्र से खुद अन्वेषण करता है, छानबीन करता है, हर चीज़ के बारे में जानना चाहता है। तो तीनों ही बातें आपकी यहाँ पर सही है, तो तीनों ही आपका यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर जो सही नहीं था उसके बारे में पूछ रखा था, तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बच्चों का विद्यालय में असफल होना प्रस्तावित करता है कि वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों के अधिगम का सामर्थ्य नहीं होता है। देखिए ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। हर बच्चा सीख सकता है, चाहे वो वंचित पृष्ठभूमि से हो, ठीक है, दृष्टि बाधित हो, श्रवण बाधित हो, हर बच्चे के अंदर जो है सीखने की क्षमता होती है। यहाँ पर दे रखा है, निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों को पूर्ति करने में समर्थ नहीं है। बिल्कुल सही बात। अगर बच्चा फेल हो रहा है तो आपका सिस्टम फेल हो रहा है, सिस्टम में कहीं ना कहीं कमी रह गई है जो कि बच्चे की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाई है। ठीक है, तो बच्चा नहीं फेल होता है, सिस्टम फेल होता है। बच्चे के अंदर आपको कमी नहीं निकालनी है, ठीक है, क्योंकि सिस्टम बच्चे के लिए बना है, बच्चा सिस्टम के लिए नहीं। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। साबित करता है कि इन बच्चों में आनुवंशिक पैदाइशी कमियां हैं और इन्हें विद्यालय से निकाल देना चाहिए। तो ये तो गलत हो जाएगा बिल्कुल ही। सूचित करता है कि अभिभावकों में अपने बच्चों के अधिगम में सहायता करने का सामर्थ्य नहीं है। ये सारे ऑप्शन गलत है, सेकेंड ऑप्शन आपका सही है यहाँ पर। अब नेक्स्ट क्या है, समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से बच्चे स्वयं चिंतन प्रक्रिया पर अपेक्षा कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर तक पहुंच सकते हैं। बिल्कुल सही बात। जब बच्चा स्वयं जो है बातचीत करता है, वार्तालाप करता है, तो एक दूसरे के विचार को जानता है, एक दूसरे से नई नई स्किल्स को सीखता है ना। तो इससे क्या होता है, बच्चा जो है चीज़ों को अच्छी तरीके से सोच पाता है, समझ पाता है, ठीक है, और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर तक पहुंचता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों में भ्रांतियाँ उत्पन्न हो सकती है जो उनके अधिगम में हस्तक्षेप करती है। ये आपका नहीं होगा यहाँ पर, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, भ्रांतियाँ नहीं उत्पन्न होती है, इससे बच्चा बेहतर तरीके से चीज़ों को सीख सकता है। बच्चे का ध्यान भंग हो सकता है और ये प्रभावशाली शैक्षिक पद्धति नहीं है, ये भी गलत है आपका। बच्चों में प्रतिस्पर्धात्मक प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। देखिए प्रतिस्पर्धा नहीं उत्पन्न होती है, इससे तो बच्चे की थिंकिंग स्किल बेटर होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एक डैश कक्षा में अध्यापिका अपने शिक्षा शास्त्र व आकलन की विधियों को विद्यार्थी की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार परिवर्तित करती है। अध्यापक केंद्रित, देखिए ये क्लास कैसी है, अध्यापक केंद्रित नहीं है, क्योंकि जो टीचर है वो क्या कर रही है, बच्चे की ज़रूरत के अकॉर्डिंग जो टीचिंग मेथड है, जो सारी चीज़ें हैं उसमें क्या कर रही है, चेंज ला रही है। ठीक है, जो आकलन की उसकी विधियां हैं, यही तो कहती है आपकी प्रोग्रेसिव क्लासरूम, प्रगतिशील शिक्षा, समावेशी शिक्षा, NEP NCF। ठीक है, कि बच्चे की ज़रूरत के अकॉर्डिंग हम क्या करें, जो टीचिंग मेथड है, जो आकलन विधियाँ उसमें चेंज लाए।
तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और वैसे भी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की तरफ आपको ध्यान देना है, बाल केंद्रित शिक्षा की बात करनी है, ठीक है। जब भी अध्यापक केंद्रित हो तो वो आपका नहीं होगा, पाठ्य पुस्तक केंद्रित भी नहीं होगा, क्योंकि अब जो है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को महत्व दिया जा रहा है, बाल केंद्रित, इसमें कि बच्चे को केंद्र में रख करके सारी एक्टिविटी कराई जाए, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है, विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बच्चे के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं, बात तो सही है, बट हम बाकी के ऑप्शन भी देखेंगे। यहाँ पर संसार में सभी बच्चों का विकास एक ही क्रम में सुनिश्चित समय से होता है। देखिए, संसार में सभी बच्चों का विकास एक क्रम में तो होता है, ये बात यहाँ तक सही थी, बट सुनिश्चित समय में होता है, इसलिए ये ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत है। जरा इस चीज़ को समझिए। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल कि दुनिया का हर एक बच्चा पहले से स्वावस्था में आएगा, फिर बाल्यावस्था में आएगा, फिर किशोरावस्था में आएगा, फिर वयस्कता अवस्था में आएगा, ठीक है। ये क्रम तो हर एक बच्चे के लिए सामान्य रहेगा, हर बच्चा इन क्रम से होकर के गुजरेगा, बट जो समय होगा हर बच्चे के लिए वो क्या होगा, अलग अलग हो सकता है, ठीक है। समय निश्चित नहीं होता, ये कब कौन सा बच्चा किस स्टेज में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फॉर एग्जाम्पल कि एक बच्चा जो है यहाँ पर 1 साल में ही चलना सीख जा रहा है, बट वहाँ पर एक और बच्चा है जो कि 2 साल में चलना सीख रहा है, ठीक है। तो समय क्या होता है, हर बच्चे के लिए अलग अलग होता है, बट हर एक बच्चा जो है इन स्टेज से ही होकर के गुजरेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए सेकंड ऑप्शन आपका गलत है। विकास सुरुचिपूर्ण सुव्यवस्थित समूह की अवस्थाओं में पूर्व निश्चित आनुवंशिक घटकों के कारण होता है। देखिए, पूर्व निश्चित नहीं होता है, ठीक है। इसका हम कुछ हद तक प्रेडिक्ट कर सकते हैं, कुछ हद तक पूर्वानुमान लगा सकते हैं, बट ये कहिए कि पहले से ही निश्चित हो जाता है तो ये गलत हो जाएगा आपका। विकास एक सरल एक दिशीय प्रक्रिया। देखिए, विकास सरल नहीं है, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, एक जटिल प्रोसेस है, और एक दिशा ही नहीं होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है, कई आयामों में हमारा विकास होता है। तो फोर्थ भी गलत, थर्ड भी गलत, सेकंड भी गलत। आपका फर्स्ट करेक्ट है कि बच्चे की जो विकास होता है उसमें बहुत सी सांस्कृतिक विभिन्नताएं होती है, क्योंकि हर बच्चा जो है अलग अलग संस्कृति से होता है, अलग अलग समाज से होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है। देखिए, मध्य बाल्यावस्था में बच्चा कितने साल का होगा, 7 से 11 साल तक का होगा, यानी पियाजे की थर्ड स्टेज, ठीक है। इसके बारे में मैंने आप लोगों को बता ही रखा है। यहाँ पर प्रतीकात्मक खेल का उभरना, ये कब उभरता है, जब बच्चा 2 से 7 साल का होता है, यानी कि पियाजे की जो फर्स्ट स्टेज होती है, प्री ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है, यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसमें कि बच्चा सिम्बल्स के थ्रू चीज़ों के बारे में सीखता है। तो ये तो आपका नहीं होगा। यहाँ पर तर्कसंगत विचारों का विकास जो कि प्रकृति रूप से मूर्त है, बिल्कुल सही बात। ये बच्चे के अंदर कब आता है, जब बच्चा 7 से 11 साल तक का होता है, यानी कि मध्य बाल्यावस्था में, ठीक है। बच्चे क्या कर लेता है, तर्क कर लेता है, लॉजिक कर लेता है, इसके साथ साथ जो है जो चीज़ें प्रकृति में मूर्त है, यानी जिसको बच्चा टच एंड फील कर पाता है, उसके बारे में सोच पाता है। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। पेशी कौशल और समग्र शारीरिक वृद्धि का तेजी से विकास, ये नहीं होता है आपका यहाँ पर। वैज्ञानिक तर्क और अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता का विकास, ये तो बच्चे के अंदर जब 11 साल से ज़्यादा का हो जाता है बच्चा, तब आता है उसके अंदर, ठीक है। बट यहाँ पर हमसे मध्य बाल्यावस्था पूछ रखा है, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। अब सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, बच्चे के सामाजिकरण में विद्यालय। देखिए, जो सामाजिकरण होता है इसके 2 कारक होते हैं, एक होता है आपका प्राथमिक कारक और एक होता है आपका द्वितीयक कारक, ठीक है। जहाँ से बच्चे के सामाजिकरण की प्रक्रिया शुरू होती है वो क्या होता है, सामाजिकरण का प्राथमिक कारक। सामाजिकरण का प्राथमिक कारक क्या होता है, हमारा परिवार, क्योंकि यहीं पर बच्चा जन्म लेता है और यहीं से बच्चे के सामाजिकरण की प्रक्रिया शुरू होती है, ठीक है। इसके बाद बच्चा विद्यालय में जाता है, मीडिया से चीज़ों को सीखता है, समाज से चीज़ों को सीखता है, संस्कृति से चीज़ों को सीखता है। तो ये क्या होते हैं, सामाजिकरण के द्वितीय कारक होते हैं, ठीक है। यहाँ पर विद्यालय के बारे में ही पूछ रखा है कि बच्चे के सामाजिकरण में विद्यालय, तो क्या होता है, द्वितीय कारक होता है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्राथमिक कारक क्या होता है, परिवार, ठीक है। याद रखिएगा, कई बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ है कि प्राथमिक कारक क्या है, फैमिली, ठीक है। सामाजिकरण का प्राथमिक कारक फैमिली, विद्यालय क्या होता है, द्वितीय कारक होता है। बहुत कम भूमिका होती है कि कोई भूमिका नहीं होती। इन दोनों ऑप्शन का यहाँ पर कोई ही मतलब नहीं है, क्योंकि बच्चा विद्यालय से भी बहुत सारी चीज़ें सीखता है, परिवार से भी, मीडिया से भी, संस्कृति से भी, समाज से भी, ठीक है। तो ये सारे ही कारक क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे सोशलाइजेशन में, हमारे सामाजिकरण में। अब यहाँ पर आपका लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है। देखिए, जो जीन प्याजे थे उन्होंने क्या कहा कि जो बच्चों का चिंतन होता है, ठीक है, ये क्या होता है, वयस्कों से अलग होता है। कैसे, मात्रा
मात्रात्मक रूप से नहीं, गुणात्मक रूप से, यानी जितना आप सोच सकते हैं, ठीक है, जितना एक वयस्क व्यक्ति सोच सकता है उतना एक छोटा बच्चा भी सोच सकता है। यानी मात्रा क्या होती है, सेम होती है, ठीक है, मात्रा क्या होती है, सेम होती है, बराबर होती है। जितना आप सोच पाएंगे उतना एक छोटा बच्चा भी सोच पाएगा। बट जो गुण होता है, ठीक है, गुण क्या होता है, अलग अलग होता है। आप किसी और चीज़ के बारे में सोच सकते हैं, अपने ऑफिस के काम के बारे में सोच सकते हैं, बट एक जो छोटा बच्चा है वो क्या करेगा, अपनी टॉय के बारे में सोच सकता है, अपने खिलौनों के बारे में सोच सकता है, अपनी चॉकलेट्स के बारे में सोच सकता है, ठीक है। तो जो बड़े होते हैं वो किसी और चीज़ से रिलेट करके सोचते हैं चीज़ों को, बट जो छोटा बच्चा होता है वो किसी और चीज़ के बारे में सोचता है। तो मात्रा तो सेम होती है, क्वांटिटी तो सेम ही होती है, जितना आप सोच रहे हैं उतना छोटा बच्चा भी सोच सकता है, बट अलग अलग चीज़ों के बारे में। गुण क्या होता है, अलग अलग होता है। ये बात कौन कहता है, जीन पियाजे कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, गुण जो है गुणात्मक रूप से क्या होता है, वयस्कों से अलग होता है, जबकि मात्रा क्या होती है, सेम होती है। तो ये बात कौन कहता है, जीन पियाजे। लेव वाइगोस्की ने किसका सिद्धांत दिया, सामाजिक संस्कृति सोशियो कल्चरल थ्योरी दी। इसके बारे में मैंने आप लोगों को एक कंप्लीट वीडियो भी कराई हुई, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो एक बार जरूर देख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जीन पियाजे की भी मैंने आप लोगों को एक सेपरेट सेशन दिया हुआ है, जिसमें कि मैंने जीन पियाजे से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे उन सभी क्वेश्चनों को उस एक वीडियो में कराया हुआ है, ठीक है। हार्वर्ड गार्डनर, जिन्होंने कि बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया, मल्टीपल टाइप ऑफ इंटेलिजेंस दिया इन्होंने, इनके बारे में भी मैंने आप लोगों को कई सारी चीज़ें बताई हुई हैं। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प मिलने वाली है। लॉरेंस कोहलबर्ग, जिन्होंने कि नैतिक विकास के 3 लेवल दिए और 6 स्तर दिए, 3 लेवल दिए, यानी कि 3 स्तर दिए और 6 स्टेज बताई इन्होंने, 6 अवस्थाएं बताई, ठीक है। तो लेवल इन्होंने कितने दिए, कई बार आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बना हुआ है कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने कितने लेवल दिए। तो 3 जो है इन्होंने स्तर यानी कि लेवल दिए, और जो है 6 इन्होंने स्टेज यानी कि अवस्थाओं के बारे में बताया। इसके अलावा जो इनकी शिष्या थी कैरोल ग्रीगन, उन्होंने इनके सिद्धांत की आलोचना भी की। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में तो पता नहीं कितनी बार पूछ रखा है, मतलब जो अभी 20 अगस्त का एग्जाम होता है उसमें भी बना, 21 जनवरी को जो एग्जाम हुआ उसमें भी ये क्वेश्चन बना, और अलग अलग तरीके से बना, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जो कैरोल ग्रीगन थी, उन्होंने लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना की थी। क्यों की थी, क्योंकि जो इनकी थ्योरी थी वो जेंडर बायस थी, ठीक है। इन्होंने अपने थ्योरी में जो है फीमेल के पर्सपेक्टिव को नहीं लिया था, फीमेल के दृष्टिकोण को नहीं लिया था, सिर्फ इन्होंने मेल के ही दृष्टिकोण को लिया था। और जो कैरोल ग्रीगन थी, जो कि लॉरेंस कोहलबर्ग के शिष्या थे, उनका क्या कहना था कि जो महिलाएं होती हैं उनके अंदर देखभाल के दृष्टिकोण से किसी चीज़ को देखती है, जबकि जो पुरुष होते हैं वो क्या करते हैं, किसी चीज़ को न्याय के दृष्टिकोण से देखते हैं, है ना। यानी उनके अंदर जो महिलाएँ होती हैं उनके अंदर देखभाल की नैतिकता होती है, और जो पुरुष होते हैं उनके अंदर न्याय की नैतिकता होती है। तो अगर इन्होंने अपनी थ्योरी में फीमेल के भी सैंपल लिए होते तो जो आज थ्योरी उन्होंने दी है वो कुछ अलग हो रही होती, ठीक है। तो ये कैरोल ग्रीगन का कहना था कि जो इनकी थ्योरी है वो जेंडर बायस थी। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था आपके एग्जाम में, इसलिए मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया। तो आई होप कि आप लोगों को ये क्लास पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।